हेलो बच्चों, मैं दीपेंद्र सिंह आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल राधे स्टडी हब में स्वागत करता हूं। क्लास 10th के बच्चे पढ़ रहे थे रसायन विज्ञान। उसमें इसके पहले वीडियो में हमने आप लोगों को बताया था रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। आज हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक अपक्रियाओं के प्रकार के बारे में। तो ठीक है, देखिए अगली हेडिंग डाल लीजिए, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। अभिक्रियाओं के प्रकार देखते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार कितने होते हैं और उनके बारे में भी समझेंगे, जो आपको आपके एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। जैसे दे रहा है रासायनिक अभिक्रियाओं की क्रियाविधि के आधार पर जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं वो निम्नलिखित प्रकार की होती हैं। क्या होता है, इनकी क्रियाविधि के आधार पर रासायनिक अभिक्रियाओं की क्रियाविधि के आधार पर रासायनिक अभिक्रियाएं निम्नलिखित प्रकार की होती है। जैसे पहले अगर बात करें सबसे फर्स्ट नंबर की, तो होती योगात्मक अथवा संयोजन अथवा संकलन अभिक्रिया। क्रियाविधि के आधार पर रासायनिक अभिक्रियाएं। रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती है पीछे आपको बता चुके हैं। तो रासायनिक अभिक्रियाओं में बात करें तो रासायनिक अभिक्रियाओं में जो पहला आता है वो आता है योगात्मक तथा संयोजन या संकलन अभिक्रियाएं, जिसमें क्या होंगे, अभिकारक दो होंगे लेकिन उत्पाद केवल एक बनेगा। अर्थात जिसमें दो तत्व मिलकर एक तत्व का एक पदार्थ का निर्माण करते हैं, क्या कहलाते हैं, योगात्मक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। तो देखो समझते हैं, तो लिखेंगे अभिक्रियाओं की क्रियाविधि के आधार पर, अभिक्रियाओं की क्रियाविधि के आधार पर रासायनिक अभिक्रियाएं निम्नलिखित प्रकार की होती हैं। रासायनिक अभिक्रियाएं निम्नलिखित प्रकार की होती है। निम्नलिखित प्रकार की होती है। नंबर 1 हेडिंग डालेंगे योगात्मक। फर्स्ट नंबर जो हेडिंग डाल लेंगे सीधे योगात्मक, या इसी को बोलते हैं संयोजन, या इसी को बोलते हैं संकलन अभिक्रिया है। ये हो गई आपकी पहली हेडिंग, फर्स्ट टाइप। अब इसमें बच्चों बात करें तो जैसे आप लोग देखेंगे कि क्या होता है, H2 प्लस O2 मिलके क्या बनाता है, H2O ये बनाता है। यदि इसको क्या करना है, आपको संतुलित करना है, तो आपको पता है कि इसमें 2 का गुणा कर देते हैं, इसमें 2 का गुणा करते हैं, संतुलित हो जाता है। ये क्या है, ये गैस है, ये क्या है, ये भी गैस है, और ये जो आता है वो किस अवस्था में आता है, लिक्विड अवस्था में आता है, तो L हो गया लिक्विड अवस्था में। अब इसमें देख रहे हैं कि उत्पाद कितने हैं, 2, और अभिकारक कितने हैं, 2, और उत्पाद कितने हैं, 1। तो उत्पाद अभिकारक की तरफ 2 पदार्थ हैं। तो जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर या संयोजित होकर एक पदार्थ का निर्माण करते हैं या केवल एक पदार्थ का निर्माण करते हैं, इस प्रकार की अभिक्रिया योगात्मक, संयोजन या संकलन अभिक्रिया कहलाती है। तो वे अभिक्रियाएं जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक तत्व, यौगिक या इनमें से कुछ भी हो सकता है, आपस में संयोग करके केवल एक नया पदार्थ बनाते हैं, क्या कहलाती हैं ऐसी अभिक्रियाएं, योगात्मक, संयोजन या संकलन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। तो बात करते हैं इसकी, लिखेंगे परिभाषा, वे अभिक्रियाएं जिनमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक क्या होने चाहिए, कम से कम 2 होने चाहिए। तो 2 या 2 से अधिक अभिकारक संयोग करके
संयोग करके केवल एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, केवल एक उत्पाद, या लिख सकते हैं या केवल एक नए पदार्थ, केवल एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, क्या कहलाता है? योगात्मक या संयोजन या संकलन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। योगात्मक या संयोजन या संकलन अभिक्रियाएं कहलाती हैं, या संकलन अभिक्रियाएं कहलाती हैं, अभिक्रियाएं कहलाती हैं। तो ये हो गई योगात्मक अभिक्रियाओं की। तो अभिक्रियाएं क्या होती हैं? अभिक्रियाओं की क्रियाविधि के आधार पर रासायनिक अभिक्रियां निम्नलिखित प्रकार की होती हैं। इसमें सबसे पहले बात करें तो योगात्मक, संयोजन या संकलन अभिक्रियाएं, तो वे अभिक्रियाएं जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक संयोग आपस में संयोग करके या मिलकर क्या करते हैं? केवल एक उत्पाद या केवल एक प्रकार के नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, योगात्मक या संयोजन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। बात करते हैं इसके उदाहरण की। कभी कभी केवल आपसे एग्जाम में उदाहरण पूछ दिया जाता है, तो उदाहरण नंबर फर्स्ट की बात करते हैं। देखो, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या होते हैं? संयोग करके क्या बनाते हैं? जल का निर्माण करते हैं। तो हाइड्रोजन होता है O2 H2 तथा ऑक्सीजन O2 संयोग करके जल होता है H2O का निर्माण करते हैं। इसका निर्माण करते हैं। इसको क्या दिखाएंगे हम लोग? समीकरण के रूप में। तो समीकरण जो होता है पता है, हाइड्रोजन होता है H2, ऑक्सीजन होता है O2 और जल का होता है H2O। ये होता है H2O। ये आपको दिख रहा है असंतुलित रासायनिक समीकरण। ये क्या है? ये है गैस, ये भी है गैस, ये आया लिक्विड, तरल अवस्था में। अब देख रहे हैं इसमें हाइड्रोजन 2 है, इसमें हाइड्रोजन 2 है, कोई बात नहीं। इसमें ऑक्सीजन 2 है, इसमें 1 है, तो दोनों पक्षों में समान परमाणु होने चाहिए प्रत्येक तत्व के। तो इसको 2 करने के लिए इसमें 2 का गुणा करें। ऑक्सीजन तो 2 हो गया, लेकिन ये हाइड्रोजन 4 हो गया, तो हाइड्रोजन 4 करने के लिए इसमें भी 2 का गुणा कर दें। तो ये हो गया संतुलित रासायनिक समीकरण। तो इस प्रकार इस अभिक्रिया में क्या है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2 क्या है? 2 तत्व मिलकर या 2 अभिकारक मिलकर और केवल एक नए पदार्थ जिसका नाम है जल का निर्माण कर रहा है। तो इस प्रकार यह जो अभिक्रिया हो गई वो योगात्मक, संयोजन या संकलन अभिक्रिया हो गई। इसके बाद उदाहरण नंबर सेकंड की बात करते हैं। सेकंड नंबर, देखो होता क्या है, सोडियम और ऑक्सीजन के संयोग से सोडियम ऑक्साइड बनता है। तो सोडियम का आपको पता है, सोडियम, और सोडियम का होता है Na, और ऑक्सीजन का जो अणुसूत्र लिया जाता है तो ये होता है O2। ये क्या करते हैं? ऑक्सीजन के संयोजन से क्या बनता है? सोडियम ऑक्साइड बनता है। इतने के संयोग से सोडियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड का फार्मूला जो होता है वो होता है Na2O का निर्माण करते हैं। इतने का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। Na2O का निर्माण करते हैं। अब देखो इसको समझते हैं, इसका क्या करना है? निर्माण करते हैं। अब इसको हम लोग दिखाएंगे किसके रूप में? समीकरण के रूप में। तो इसका जो समीकरण होगा, NO को मिलाया गया तो Na लिख देंगे, प्लस O2 था ऑक्सीजन, O2 लिख दिया। इसके बाद जब इसका संयोग होगा तो बनेगा Na2
O, ये आ गया सोडियम ऑक्साइड। अब इसको बैलेंस करते हैं, तो जब बैलेंस करेंगे तो आप देखेंगे कि सोडियम के इधर हैं 2, इधर है 1, तो इसको 2 करने के लिए इसमें हम लोग गुणा कर देंगे 2 का। ऑक्सीजन इधर है 2, इधर है 1, तो अब इसमें भी गुणा कर देंगे 2 का। जब ऐसा किया तो ये हो गए कितने, 4। तो जब 4 हो गए तो इसको कितने होने चाहिए, इसको भी होने चाहिए 4। तो सोडियम के परमाणु इधर भी 4 हैं, इधर भी 4 हैं। इधर ऑक्सीजन के 2 हो गए, इधर ऑक्सीजन के 2 हो गए। सोडियम जो होता है वो किस अवस्था में पाया जाता है, ठोस अवस्था में, सॉलिड में। ऑक्सीजन जो होता है वो किस अवस्था में पाया जाता है, गैस में। और ये जो आता है वो भी आता है सॉलिड, ये आ गया NO2 Na2O। तो इस प्रकार ये रासायनिक अपक्रिया योगात्मक अपक्रिया हो गई। इसके 2 एग्जाम्पल हो गए, इनको नोट कर लीजिए, इसके बाद और एग्जाम्पल बता दें। इसके बाद देखो और कुछ एग्जाम्पल देखिए, जैसे जो सल्फर होता है यस, तथा ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन का आप सभी को पता है होता है O2, संयोग करके बनाते हैं सल्फर डाइऑक्साइड, संयोग करके सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड जो होता है वो होता है SO2 का निर्माण करते हैं। रासायनिक समीकरण लिखेंगे तो सल्फर अर्थात S प्लस, इसके बाद निर्माण करेंगे सल्फर जो होता है, इसके बाद ऑक्सीजन, और ये जो मिल के बनाएंगे सल्फर डाइऑक्साइड SO2 का निर्माण करते हैं। सल्फर जो होता है वो होता है सॉलिड, ऑक्सीजन जो होता है वो होता है गैस, और इससे जो बनता है ये भी बनता है सॉलिड। सल्फर का एक इधर, ऑक्सीजन के 2 इधर 2 इधर, तो बैलेंसिंग की ज़रूरत नहीं है बैलेंस करने की, पहले से बैलेंस है। इसके बाद बात करते हैं 4th नंबर की। जो हाइड्रोजन होता है वो क्लोरीन के साथ करके संयोजन करके क्या बनाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाता है। तो होगा हाइड्रोजन होता है H2। हाइड्रोजन H2 क्या होता है, और क्लोरीन भी होता है Cl2। तो ये संयोग करके हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोजन, या इसको बोलते थे हाइड्रोजन क्लोराइड का निर्माण करते हैं। हाइड्रोजन क्लोराइड होता है HCl का निर्माण करते हैं या बनाते हैं। लिखेंगे रासायनिक अभिक्रिया, तो कौन कौन है, हाइड्रोजन का मतलब हो गया H2, क्लोरीन का हो गया Cl2, मिलके इन्होंने बनाया HCl। देखेंगे इनके बैलेंसिंग, तो बैलेंसिंग देखेंगे H2 कितने दे रहे हैं, 2 परमाणु, इधर कितना है 1, क्लोरीन इधर 2, इधर कितने 1, अर्थात इनके में बैलेंसिंग करनी पड़ेगी। तो बैलेंसिंग करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 का आगे गुणा, बैलेंस हो गया। हाइड्रोजन जो होता है वो क्या होता है, गैसीय अवस्था में पाया जाता है। क्लोरीन जो होती है वो भी कैसी होती है, गैसीय अवस्था में होती है। और मिल के जो बनता है HCl हाइड्रोक्लोराइड, वो भी कैसा होता है, गैस अवस्था में। ये क्या है, हाइड्रोजन, ये है क्लोरीन, और ये है हाइड्रोजन क्लोराइड, ये हाइड्रोजन क्लोराइड। इसके बाद आगे और कुछ देखते हैं 5 नंबर की। इसमें सब में देख रहे हैं 2 पर अभिकारक मिलके क्या कर रहे हैं, एक उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं। 2 अभिकारक किसका कर रहे हैं, एक उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं। तो ये सभी क्या है, योगात्मक संयोजन अथवा संकलन अपक्रियाएं। इसके बाद आगे देखते हैं कि जो कार्बन होता है, कार्बन जिसको आप कोयला कह सकते हैं। वैसे हाइड्रोजन कार्बन के कई अपरूपण होते हैं। कोयला हो गया और वायु, कोयला वायु में जलकर, वायु का मतलब होता है ऑक्सीजन। मतलब जलन कब होता है, जब दहन जो होता है वो किसकी उपस्थिति में होता है, ऑक्सीजन की ही उपस्थिति में होता है। यदि ऑक्सीजन नहीं है तो आग वहाँ पे नहीं लग सकती। में जलकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, में जलकर
कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है? CO2 बनाता है। इसमें बात करेंगे कौन कौन मिलके बना रहा है। कार्बन क्या होता है? C। और ऑक्सीजन क्या होता है? O2। संयोग करके क्या बनाते हैं? CO2। ये क्या होती है? गैस। कार्बन ऑक्सीजन भी है गैस और कार्बन डाइऑक्साइड भी है गैस। इस प्रकार बैलेंसिंग चेक करेंगे। C इधर है एक, C इधर एक है, इधर ऑक्सीजन 2 है, इधर ऑक्सीजन 2 है। इसका मतलब हमारा समीकरण संतुलित है। ये जो होता है इसको बोलेंगे कार्बन, O मतलब ऑक्सीजन, और ये बन गया कार्बन डाइऑक्साइड। इस प्रकार ये हो गया। नोट कर लीजिए, बाकी आप लोग अपनी किताब से देख लेना एग्जाम्पल, नोट कीजिए। फिर इसके बाद अगली बात करते हैं अपक्रिया की। तो इसके बाद बात करते हैं सेकंड नंबर। सेकंड जो होता है वो होता है अपघटन या वियोजन अभिक्रियाएं। हेडिंग डालेंगे अपघटन या वियोजन अभिक्रियाएं। देखो होता क्या है, संयोजन में आपने पढ़ा था, संयोजन का मतलब होता है जुड़ना। तो जब दो या दो से क्या हो अधिक अभिकारक एक दूसरे से सहयोग करके केवल एक उत्पाद बनाते हैं तो उसे कहते हैं क्या? संयोजन, वियोजन या योगात्मक अपक्रिया। अपघटन या वियोजन क्या है? वियोजन का मतलब होता है टूटना। तो अब इस बार क्या होगा? अभिकारक एक होगा और वो क्या होगा? दो या दो से अधिक उत्पादों में टूट जाएगा या अपने घटकों में टूट जाता है। उसे क्या बोलते हैं? अपघटन या वियोजन अपक्रियाएं कहते हैं। तो जिसमें क्या हो, जिसमें कोई अभिकारक या जिसमें एक अभिकारक, जिसमें या वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक क्या होता है? दो या दो से अधिक अपने घटकों में वियोजित हो जाता है। घटकों मतलब इससे मिलकर बना हुआ है। तो इस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया क्या कहलाती है? अपघटन या वियोजन रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है, अभिक्रिया कहलाती है। तो वह रासायनिक अभिक्रिया लिखेंगे, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक या कभी कभी दे देगा, कह देगा किसी बुक में लिखा है कोई अभिकारक, उसका भी मतलब एक हो गया। कोई अभिकारक दो या दो से अधिक अपने अवयवी घटकों में वियोजित हो जाता है। दो या दो से अधिक अपने अवयवी घटकों में वियोजित हो जाता है, वियोजित हो जाता है। क्या कहलाती है? अपघटन या वियोजक रासायनिक अभिक्रियाएं कहलाती है। अपघटन या वियोजन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। यह बात हो गई। अब इसकी बात करते हैं इसके उदाहरण की। तो उदाहरण को देखो समझने से पहले कि जो इनको वियोजित करने के लिए ऊर्जा कहाँ से प्राप्त हो रही है। जब किसी तत्वों को उनके अपघटों में वियोजित करेंगे तो क्या होना चाहिए? उसको ऊर्जा चाहिए टूटने के लिए। तो जो ऊर्जा कहाँ से प्राप्त हो रही है या ऊर्जा के लिए कौन सा कारक उत्तरदायी है, इस आधार पर इसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है। तो इनके लिए उत्तरदायी ऊर्जा प्रदाता कारक के आधार पर या लिखेंगे इन अभिक्रियाओं या इस अभिक्रिया
के वियोजन के लिए आवश्यक उत्तरदायी कारक के आधार पर यह निम्न प्रकार की होती हैं, या अपघटन अभिक्रियाएं निम्न प्रकार की होती हैं। अपघटन या वियोजन अभिक्रियाएं निम्न प्रकार की होती हैं। मतलब इनको कहाँ से हमें ऊर्जा प्राप्त हो रही है आपस में टूटने के लिए, इस आधार पर भी ये निम्न प्रकार की है, या 3 भागों में इनको डिवाइड किया गया है। नंबर फर्स्ट जो होता है वो होता है ताप अपघटन, मतलब ताप द्वारा अपघटन हो रहा है। ताप अपघटन। सेकंड जो होता है वो होता है विद्युत अपघटन, विद्युत के कारण हो रहा है। और जो थर्ड होता है वो जो आपका होता है वो होता है प्रकाश अपघटन। तो फिर से एक बार समझ लीजिए, आप कह रहा है अपघटन या वियोजन अभिक्रियाएं, तो वह रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें एक अभिकारक या कोई अभिकारक 2 या 2 से अधिक अपने अवयवी घटकों में विभक्त हो जाता है, तो इस प्रकार की अभिक्रियाएं अपघटन या वियोजन अभिक्रियाएं कहलाती है। इनके अपघटन के लिए जो आवश्यक ऊर्जा है वो कहाँ से प्राप्त हो रही है या उसका कारक क्या है, इस आधार पर इसको निम्नलिखित भागों में वियोजित किया गया है। नंबर 1 ताप अपघटन, नंबर 2 विद्युत अपघटन, नंबर 3 प्रकाश अपघटन। तो इसको नोट कीजिए और हेडिंग डालिए ताप अपघटन, नोट कर लीजिए। अब देखो नंबर 1 इसमें फर्स्ट हेडिंग जो है वो डालेंगे ताप अपघटन। ताप अपघटन की हम लोग बात करते हैं कि ताप अपघटन क्या होता है। तो देखो ताप अपघटन क्या होता है, ताप का मतलब होता है गर्म करना। तो वे अभिक्रियाएं जिसमें अभिकारक का जो अपघटन होता है वो किसके कारण होता है, उनको गर्म करने के कारण होता है, ताप अपघटन कहलाते हैं। वे अभिक्रियाएं जिसमें पदार्थ का जो अपघटन होता है वो पदार्थ को गर्म करने के कारण होता है। वह अभिक्रियाएं जिसमें पदार्थ का अपघटन पदार्थ को गर्म करने के कारण होता है क्या कहलाती हैं, ताप अपघटन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ठीक है, तो लिखेंगे वे अभिक्रियाएं जिसमें पदार्थ का अपघटन पदार्थ को गर्म करने के कारण होता है, पदार्थ को गर्म करने के कारण होता है। अपघटन पदार्थ को गर्म करने के कारण होता है, क्या कहलाती हैं, ताप अपघटन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ताप अपघटन अभिक्रियाएं कहलाती हैं, अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ये हो गई ताप अपघटन अभिक्रिया। इनके उदाहरण की बात करते हैं। उदाहरण में ए नंबर बात करते हैं उदाहरण की। तो जो होता है कैल्शियम कार्बोनेट का अपघटन, ए नंबर में बात करते हैं कैल्शियम कार्बोनेट का अपघटन। तो क्या होता है, जब कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म किया जाता है, जब कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड में विभक्त हो जाता है।
तो वही लिखना है और उसकी रासायनिक अपक्रिया लिख देना है। जब कैल्शियम कार्बोनेट अर्थात CaCO3, जब कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम कार्बोनेट होता है CaCO3 को गर्म करते हैं तो वह कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में विभक्त हो जाता है। तो वह कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड होता है क्या, CaO, तथा कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन डाइऑक्साइड होता है CO2 में विभक्त हो जाता है। समीकरण इसका लिखेंगे तो समीकरण होता है कैल्शियम कार्बोनेट लिखेंगे CaCO3, किसमें डिवाइड हो रहा है, CaO प्लस CO2 में, इसमें डिवाइड हो रहा है। कैल्शियम एक, कार्बन एक, ऑक्सीजन 3, 2 1 3, बैलेंस क्या है, दोनों तरफ बैलेंस है, तो इसका मतलब क्या है, सही है, संतुलित है समीकरण। अब इसकी बात करें कि जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है वो क्या होता है, सॉलिड होता है, जिसको क्या बोलते हैं, चूना पत्थर ही बोलते हैं। ये है कैल्शियम कार्बोनेट जिसको चूना पत्थर ही बोलते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट या चूना पत्थर। इसके बाद बात करें इसकी कैल्शियम ऑक्साइड की, तो कैल्शियम ऑक्साइड किस अवस्था में पाया जाता है, ये भी सॉलिड होता है, और ये क्या होता है, बुझा चूना होता है। कैल्शियम ऑक्साइड जिसको बोलते हैं बुझा चूना, और ये है कार्बन डाइऑक्साइड जिसको बोलते हैं गैस, ये है कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये हो गया पहला कैल्शियम कार्बोनेट का अपघटन। तो कैल्शियम कार्बोनेट का क्या होता है, जब कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म किया जाता है तो किसमें डिवाइड होता है, वो कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड में वियोजित हो जाता है या विभाजित हो जाता है या अपघटित हो जाता है। तो ये हो गया कैल्शियम कार्बोनेट का, इसको नोट कीजिए। एक दो और बताएं आपको एग्जाम्पल। देखो इसके बाद सेकेंड नंबर जो बात करेंगे एग्जाम्पल की, वो पोटेशियम क्लोरेट का अपघटन। पोटेशियम क्या होगा, पोटेशियम क्लोरेट का अपघटन। पोटेशियम क्लोरेट का अपघटन, इसकी बात करते हैं पोटेशियम क्लोरेट के अपघटन की। तो पोटेशियम क्लोरेट क्या होता है KClO3। तो पोटेशियम क्लोरेट तब KClO3, ये हो गया पोटेशियम क्लोरेट। और जब पोटेशियम क्लोरेट को क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है, को गर्म करते हैं तो यह पोटेशियम क्लोराइड तथा ऑक्सीजन में डिवाइड हो जाता है। पोटेशियम क्लोराइड तथा ऑक्सीजन, पोटेशियम क्लोराइड होता है KCl, ये पोटेशियम क्लोराइड हो गया, तथा ऑक्सीजन होता है O2 में विभक्त हो जाता है।
ये अवियोजित हो जाता है। रासायनिक समीकरण देंगे तो क्या दे रहा है, पोटेशियम क्लोरेट तो KClO3। वियोजित किस में हो रहा है, पोटेशियम क्लोराइड KCl। और किस में डिवाइड हो रहा है, ऑक्सीजन में O2 में, इसमें डिवाइड हो रहा है। बैलेंसिंग करेंगे, जब बैलेंस करेंगे तो देखेंगे कि इसमें तो आपको दिख रहा है O2, इसमें दिख रहा है O कितना 3, तो यहाँ पे 3 है, ये 2 है, तो इनका एलसीएम लेंगे, 3 दूनी 6, तो इसमें 2 का गुणा और इसमें 3 का गुणा, ये मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 दूनी 6 इसमें आ गया, 3 दूनी 6 इसमें आ गया, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, लेकिन के हो गया, पोटेशियम क्या हो गया 2, क्लोरीन कितने हो गए 2, इधर एक एक है, तो इसके आगे हम क्या करें 2 का मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। और ये जो होता है वो सॉलिड होता है, पोटेशियम क्लोरेट, और पोटेशियम क्लोराइड जो होता है वो भी सॉलिड होता है। ऑक्सीजन क्या होता है, गैसीय अवस्था में पाया जाता है। ये बात हो गई इसकी। इसके बाद बात करते हैं फेरिक सल्फेट की। फेरिक सल्फेट का अपघटन C नंबर, फेरिक सल्फेट फेरिक सल्फेट होता है FeSO4, इतने का अपघटन, ठीक है। तो हम रासायनिक अपक्रिया लिख रहे हैं, आप समझ जाएंगे क्या करना है, लिखना कैसे लिखेंगे, क्या जब फेरिक सल्फेट को गर्म किया जाता है तो वह फेरिक ऑक्साइड होता है, या Fe2O3 जब फेरिक सल्फेट को गर्म किया जाता है तो किस में डिवाइड हो जाता है, फेरिक ऑक्साइड, और किस में डिवाइड होता है, सल्फर डाइऑक्साइड तथा सल्फर ट्राइऑक्साइड में। सल्फर डाइऑक्साइड हो गया तो ऑक्सीजन 2, डाई कह रहा था, और कह रहा है सल्फर ट्राइऑक्साइड, तो ट्राई का मतलब क्या हो गया 3, ऑक्सीजन 3 तो ट्राई 2 होंगे तो डाई, इसमें डिवाइड हो जाता है। तो FeSO4 क्या था, फेरिक सल्फेट या ये फेरस सल्फेट को जब गर्म करते हैं, फेरस सल्फेट, और ये क्या है, फेरिक ऑक्साइड, ये क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड, 2 ऑक्सीजन तो डाई, सल्फर डाइऑक्साइड ये है सल्फर ट्राइऑक्साइड, टमाटर टी ऑक्साइड, ये हो गया। इसमें क्या होता है, डिवाइड हो जाता है, नोट कर लीजिए इसको। अगली देखो विद्युत अपघटन, इसी का B नंबर, कह रहा है विद्युत अपघटन। अब जो सबसे पहले समझिए विद्युत अपघट्ट क्या होते हैं। तो आपको पता है कि जो बैटरी होती है, बैटरी के अंदर जो होता है वो क्या होता है, एक लिक्विड भरा होता है, जलीय द्रव भरा होता है, ठीक है। बैटरी के भीतर, जिसको हम लोग एसिड बोलते हैं या तेजाब बोलते हैं, ठीक है, इसे बोलते हैं वैद्युत अपघट्ट। जो बैटरी के भीतर पदार्थ भरा होता है, तरल पदार्थ भरा होता है, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं विद्युत अपघट्ट। या सेल होते हैं, उसमें देखा होगा जो काला पदार्थ होता है, ठीक है, वो क्या है, विद्युत अपघट्ट है। तो जब विद्युत अपघट्ट में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो क्या होता है, वह अपघटित हो जाता है, और इस घटना को या इस प्रकार की अभिक्रियाएं क्या कहलाती हैं, विद्युत अपघटन कहलाती हैं। तो किसी विद्युत अपघट्ट के जलीय विलयन में क्या किया जाता है, जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसका क्या होता है, अपघटन हो जाता है। जब विद्युत अपघट्ट के जलीय विलयन में, ये विद्युत अपघट्ट का क्या भरा है, जलीय विलयन, तो जब विद्युत अपघट्ट के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, जब विद्युत अपघट्ट के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वह अपघटित हो जाता है, और इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, विद्युत अपघटन, या जिसे विद्युत अपघटन कहते हैं, ठीक है। पढ़ किस में रहता है, अपघटन या वियोजन क्रियाओं में। तो सबसे पहले आप लोगों ने पढ़ा कि किसके द्वारा, ताप द्वारा अपघटन या तापीय अपघटन,
अब पढ़ रहे हैं विद्युत अपघटन, मतलब विद्युत द्वारा अपघटन होगा। तो जब किसी विद्युत अपघट्ट के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वह अपघटित हो जाती है, या वह पदार्थ अपघटित हो जाता है, इसे क्या कहते हैं, उसका अपघटन हो जाता है, इसे क्या कहते हैं, विद्युत अपघटन कहते हैं। तो लिखेंगे जब विद्युत अपघट्ट, जब विद्युत अपघट्ट की जलीय विलयन में, जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है, की जाती है, विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, प्रवाहित की जाती है, तो उसका अपघटन हो जाता है। अपघटन हो जाता है, जिसे विद्युत अपघटन कहते हैं, जिसे विद्युत अपघटन कहते हैं। इसे विद्युत अपघटन कहते हैं। ये बात हो गई विद्युत अपघटन की। अब बात करते हैं इसके उदाहरण की। उदाहरण में बात करें फर्स्ट की, तो देखो होता क्या है कि जैसे जल होता है या अम्लीय जल या जल का विद्युत अपघटन। नंबर 1 में बात करेंगे जल का विद्युत अपघटन। जल की विद्युत अपघटन में बात करें तो जब अम्लीय जल में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में वियोजित हो जाती है, अपघटित हो जाती है। जब क्या किया जाता है, जब जल के अम्लीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है तो जल किससे मिलकर बना होता है, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन से। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मतलब जो उसके अपघट्ट हैं उनमें वियोजित हो जाती है। तो लिखेंगे जब जल के अम्लीय विलयन में, जल के अम्लीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, प्रवाहित की जाती है, तो वह अपघटित हो जाता है। तो वह अपघटित हो जाता है। अब इसकी देखिए रासायनिक अपक्रिया लिखेंगे। रासायनिक अपक्रिया लिखेंगे तो होता क्या है, जल तो जल मतलब H2O, इसका क्या किया गया, विद्युत अपघटन किया गया, विद्युत अपघटन। विद्युत जब अपघटन किया गया तो एक किसमें डिवाइड हो जाएगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। तो H2 में हाइड्रोजन हो गया प्लस ऑक्सीजन हो गया O2, इन दोनों में ये विभक्त हो जाएगा। बैलेंसिंग करेंगे, हाइड्रोजन 2 है, इधर भी 2 है, ऑक्सीजन इधर 1 है, इधर 2 है, तो इधर 2 करने के लिए 2 का गुणा करें। हाइड्रोजन हो गए 4 तो इसमें भी डिवाइड करना, गुणा करना पड़ेगा 2 का। इस प्रकार क्या हुआ, वियोजित हो गया। ये है जल। ये क्या होता है, बैटरी में होते हैं कैथोड तथा एनोड। तो कैथोड पर जो आ जाता है वो क्या होता है, हाइड्रोजन। कैथोड पर हाइड्रोजन आ जाता है और एनोड पर आ जाता है ऑक्सीजन। एनोड पर हाइड्रोजन, ये बात हो गई। तो जल का जब विद्युत अपघटन कहते हैं, जब जल के अम्लीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वह क्या होता है, अपघटित हो जाता है। किस में अपघटित होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में अपघटित हो जाता है। तो ये बात हो गई इसकी, नोट कीजिए।
देखिए सेकेंड नंबर एग्जांपल, वो होता क्या है, सोडियम क्लोराइड का विद्युत अपघटन। बात कर रहे हैं सोडियम क्लोराइड के विद्युत अपघटन की। सोडियम क्लोराइड का विद्युत अपघटन। तो जब सोडियम क्लोराइड जो होता है गलित सोडियम क्लोराइड में, गलित सोडियम क्लोराइड मतलब NaCl में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो वह सोडियम तथा क्लोरीन में विभक्त हो जाता है। तो वह सोडियम तथा क्लोरीन में अपघटित हो जाता है। सोडियम तथा क्लोरीन में क्या होता है, अपघटित हो जाता है। अब इसकी बात करें इसके समीकरण की, तो सोडियम क्लोराइड होता है NaCl, डिवाइड होता है सोडियम में और क्लोरीन में। क्लोरीन होता है Cl2, सोडियम होता है ये। अब देखेंगे क्लोरीन के दे रहा है 2, लेकिन इधर क्लोरीन के 1, तो इसको डबल करने के लिए इसमें क्या करें, 2 का मल्टीप्लाई कर दें। तो ये 2 का मल्टीप्लाई किया तो Cl2 तो 2 हो गए, लेकिन यहाँ पे सोडियम हो गए 2, यहाँ है सोडियम 1, तो इसमें 2 करने के लिए क्या करें, 2 का मल्टीप्लाई कर दें। क्या होगा, बैलेंस हो जाएगा। क्या किया गया, विद्युत अपघटन, तो यहाँ ऊपर लिख देंगे विद्युत अपघटन, विद्युत अपघटन, ये हो गया। इसके बाद थर्ड नंबर एग्जाम्पल की बात करते हैं, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का विद्युत अपघटन। एल्यूमिनियम ऑक्साइड का विद्युत अपघटन। एल्युमिनियम ऑक्साइड का जब विद्युत घटन करते हैं, जब एल्युमिनियम ऑक्साइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है या गलित एल्युमिनियम ऑक्साइड में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो वह एल्युमिनियम और ऑक्सीजन में अपघटित हो जाता है। इसका फार्मूला अणुसूत्र जो होता है वो होता है Al2O3। तो लिखेंगे एल्युमिनियम, जब गलित एल्युमिनियम, या जलीय भी लिख सकते हैं, जब गलित एल्युमिनियम ऑक्साइड में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो वह एल्युमिनियम तथा ऑक्सीजन में अपघटित हो जाता है। एल्युमिनियम तथा ऑक्सीजन में अपघटित हो जाता है। रासायनिक अपक्रिया लिखेंगे, एल्युमिनियम ऑक्साइड का बता चुके हैं Al2O3, डिवाइड किस में होगा, एल्युमिनियम और ऑक्सीजन में। एल्युमिनियम क्या होता है Al, ऑक्सीजन क्या होता है O2, इसमें क्या हो गया, ये विभक्त हो गया। अब देखेंगे आप, ऑक्सीजन यहाँ पे हैं 2, यहाँ पे हैं 3,
एलसीएम लिया, 3 2 का 6, 3 से डिवाइड करेंगे 2 बार जाएगा, तो इसमें डिवाइड गुणा कर देंगे 2 का, इसमें गुणा करेंगे 3 का, 3 दूनी 6 ये हो गया, 3 दूनी 6। एल्युमिनियम यहाँ पे हो गया 4 और यहाँ पे 1, तो इसमें गुणा कर देंगे कितने का, 4 का, बैलेंस हो गया, बराबर हो गया। किया क्या गया है, विद्युत अपघटन, तो यहाँ लिख देंगे विद्युत अपघटन, ये हो गया। इस प्रकार सोडियम क्लोराइड का विद्युत अपघटन ये हो गया, ये था, और ये है एल्युमिनियम ऑक्साइड का विद्युत अपघटन। तो ये हो गए विद्युत अपघटन के एग्जाम्पल, इनको नोट कीजिए। फिर इसके बाद हम लोग ताप अपघटन और विद्युत अपघटन में अंतर की बात करते हैं, नोट कीजिए। हेडिंग डालेंगे ऊष्मीय वियोजन तथा तापीय वियोजन में अंतर, आयनिक वियोजन में अंतर, आयनिक वियोजन में अंतर। ऊष्मीय वियोजन क्या है, ऊष्मीय वियोजन वही ताप अपघटन समझ लो, और जो आयनिक वियोजन है वो क्या हो गया, आपका विद्युत अपघटन, ऐसे समझ लीजिए। मतलब ऊष्मा द्वारा वियोजित होना ऊष्मीय वियोजन, और आयन या विद्युत धारा द्वारा वियोजित होना, बटना या अपघटित होना क्या कहलाता है, आयनिक वियोजन कहलाता है। तो तरीका वही, इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे अपने पेज को, एक और पार्ट छोटा सा ले लेंगे क्रम संख्या के लिए। इसमें लिखेंगे क्रम संख्या, एक में लिखेंगे ऊष्मीय वियोजन, सेकंड में लिखेंगे आयनिक वियोजन। आयनिक वियोजन, फर्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, नंबर 1। ऊष्मीय वियोजन जो होता है वो ताप बढ़ाने से होता है, ऊष्मीय वियोजन ताप बढ़ाने से होता है। तो नंबर 1 में यही लिखेंगे, ऊष्मीय वियोजन ताप बढ़ाने पर होता है। ताप बढ़ाने पर होता है, ऊष्मीय वियोजन ताप बढ़ाने पर होता है। जबकि आयनिक वियोजन जो होता है पदार्थ को जल में घोलने के से होता है। आयनिक वियोजन पदार्थों को जल में घोलने से होता है, पदार्थों को जल में घोलने से क्या होता है, आयनिक वियोजन होता है। ये हो गई फर्स्ट लाइन। पॉइंट बात करते हैं सेकंड। सेकंड में जो होता है, ऊष्मीय वियोजन से जो भी पदार्थ होते हैं उनके अणु विद्युत उदासीन होते हैं। विद्युत उदासीन का मतलब किसी भी प्रकार का उस पर आवेश नहीं होता है, ना धनात्मक होगा ना ऋणात्मक होगा। फिजिक्स में पढ़ाया गया आपको आवेश के बारे में। तो ऊष्मीय वियोजन से जो होता है पदार्थ प्राप्त होते हैं, उसके अणु जो होते हैं वो क्या होते हैं, विद्युत उदासीन होते हैं। ऊष्मीय वियोजन से प्राप्त पदार्थों के अणु विद्युत उदासीन होते हैं। और जबकि आयनिक वियोजन से प्राप्त अणु जो होते हैं वो क्या होते हैं, आयनिक होते हैं या आवेशित कण होते हैं। तो लिखेंगे आयनिक वियोजन से प्राप्त पदार्थों के अणु आवेशित, या ये क्या होते हैं,
आयन जो होते हैं आवेशित होते हैं। तो ऊष्मीय वियोजन जो होता है वो ऊष्मा के बढ़ाने पे होता है। आयनिक वियोजन पदार्थों को जल में घोलने के कारण होता है। ऊष्मीय वियोजन से प्राप्त पदार्थों के जो अणु होते हैं वे विद्युत उदासीन होते हैं, अर्थात उनमें कोई भी आवेश नहीं होता है। जबकि आयनिक वियोजन से पदार्थ जो प्राप्त होता है, जो भी पदार्थ प्राप्त होता है उसके अणु क्या होते हैं, आवेशित होते हैं या आयन होते हैं। इसके बाद बात करते हैं थर्ड नंबर की, तीसरे पॉइंट की। तो ऊष्मीय वियोजन से जो पदार्थ प्राप्त होता है उसको क्या किया जाता है, विसरण द्वारा पृथक किया जाता है। जबकि आयनिक वियोजन से जो प्राप्त पदार्थ होता है उसको किसके द्वारा, वैद्युत धारा के द्वारा पृथक किया जाता है। इसको विसरण द्वारा पृथक किया जाएगा और इसमें जो प्राप्त पदार्थ होगा उसको वैद्युत धारा द्वारा पृथक किया जाएगा। तो लिखेंगे ऊष्मीय वियोजन से प्राप्त उत्पाद, ऊष्मीय वियोजन से प्राप्त पदार्थ विसरण द्वारा पृथक किया जाता है, जबकि इसमें क्या होता है, आयनिक वियोजन से प्राप्त पदार्थ को विद्युत धारा द्वारा पृथक किया जाता है। आयनिक वियोजन से प्राप्त पदार्थ को विद्युत धारा द्वारा पृथक किया जाता है। इसके द्वारा पृथक किया जाता है, ये बात हो गई। इसके बाद बात करते हैं थर्ड के बाद फोर्थ नंबर में। इसमें क्या है, ऊष्मीय वियोजन में के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ऊष्मीय वियोजन के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। जबकि आयनिक वियोजन के लिए विलायक या जल की आवश्यकता होती है। मतलब विलायक क्या होता है बता चुके हैं, क्लास 9 पर आप लोगों ने पढ़ा होगा, जिसमें क्या होता है कोई पदार्थ घुल जाता है। जैसे जल और चीनी के घोल में जो चीनी होती है वो जल में घुल जाती है, तो जल क्या हो गया, विलायक, और जो घुलता है वो होता है विलेय। तो चीनी घुल रही है तो इसलिए चीनी क्या हो गई, विलेय। ठीक है, चीनी हो गई विलेय और जल हो गया विलायक। तो आयनिक वियोजन में क्या होता है, विलायक की आवश्यकता होती के लिए विलायक, और विलायक के रूप में क्या प्रयोग किया जाता है, जल। विलायक जल का प्रयोग किया जाता है या जल की आवश्यकता होती है, तो ये हो गया अंतर। पहला अंतर क्या था कि ऊष्मीय वियोजन ऊष्मा ताप के बढ़ाने पर होता है, आयनिक वियोजन पदार्थों को जल में घोलने के कारण होता है। दूसरा, इसके जो ऊष्मीय वियोजन में होते हैं जो पदार्थ प्राप्त होता है वो क्या होता है, उसके अणु विद्युत उदासीन होते हैं, जबकि इसके आवेशित होते हैं, आयन होते हैं। इसको विसरण द्वारा पृथक किया जाता है, इसको उसमें वैद्युत धारा प्रवाहित करके पृथक किया जाता है। इसके लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती और इसके लिए क्या होता है, विलायक के रूप में जल की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार आज के लिए इतना ही। कल नेक्स्ट वीडियो में फिर इसके आगे आप लोगों को पढ़ाया जाएगा। तब तक के लिए राधे राधे।